दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। सीआरपीएफ एसएससी व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश मैक्सिमम लोगों तक वीडियो की अप्रोच करवाइए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस वीडियो सेशन का फायदा उठा सके। सब लोग अपना कमेंट जरूर दें, ध्यान से रैशनल को सुने और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो पनिशमेंट ये है कि आपको 10 बार राइट आंसर लिखना पड़ेगा और ये आपको अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन मैं बताऊंगा आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए उसको फॉलो जरूर करिएगा। ये भगवान की तरफ से मतलब आपके ऊपर होने वाली मेहर और आशीर्वाद समझ के कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। विच डाइट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी डाइट जो है वो एसोसिएटेड है कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क को बढ़ाने वाली। एक पेशेंट है जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है, उसको किस तरह की डाइट देने पे, है ना, कौन सी डाइट जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क को बढ़ाने के साथ में एसोसिएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है लो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है हाई प्रोटीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और लास्ट है लो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। इंक्रीज करती है रिस्क किसकी, कोलोरेक्टल कैंसर की, कौन सी डाइट है जिसके साथ में एसोसिएटेड है कोलोरेक्टल कैंसर। फटाफट से अपना जवाब लिख दीजिए, फटाफट से अपना जवाब लिख दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डाइट, डाइट जो कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस डाइट में फैट ज्यादा होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, वो डाइट इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। हाई फैट कंटेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन फीकल बाइल एसिड, है ना, जो कि फैसिलिटेट करता है कार्सिनोजेनिक चेंजेस के। जो हाई फैट डाइट होती है उसके अंदर क्या होता है, उससे क्या होता है कि फीकल बाइल एसिड जो है वो ज्यादा बनते हैं और ये जो बाइल एसिड है जो कार्सिनोजेनिक चेंजेस को फैसिलिटेट करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंक्रीज करता है ट्रांजिट टाइम को फूड को जीआई ट्रैक्ट से, जिसकी वजह से एक्सपोजर जो टाइम होता है इंटेस्टाइन का म्यूकोजा का कैंसर कोजिंग सब्सटेंस से वो ज्यादा होता है कि नहीं है। तो ये दो कारण हैं इन दोनों फूड आइटम से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ने का। ऑप्शन ए बी और डी जो है उनका रिलेशन जो है वो इनसे नहीं है, तो ये तीनों ही खोटे जवाब है। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये डाइट जो है वो एसोसिएटेड है कोलोरेक्टल कैंसर से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट फॉलोइंग ए क्लैप्ट लिप रिपेयर। इन्फेंट जो है वो क्लैप्ट लिप रिपेयर का बच्चा है। वाइल कंफर्टिंग द इन्फेंट द नर्स शुड अवॉइड, जब आप बच्चे को कंफर्टनेस दे रहे हैं तो क्या चीज अवॉइड करेंगे। ऑप्शन है होल्डिंग द इन्फेंट, ऑफरिंग ए पेसिफायर, प्रोवाइडिंग ए मोबाइल, ऑफरिंग स्टेराइल वाटर। क्लैप्ट लिप रिपेयर कर रहे हैं आप, एज ए नर्स केयर दे रहे हैं एक इन्फेंट को जिसमें क्लैप्ट लिप को रिपेयर कर रहे हैं। जब आप कंफर्टिंग देते हैं इन्फेंट को एज ए नर्स आप क्या चीज अवॉइड करेंगे। इन्फेंट को होल्ड करना अवॉइड करेंगे, पेसिफायर ऑफर करना अवॉइड करेंगे, मोबाइल प्रोवाइड करना अवॉइड करेंगे या स्टेराइल वाटर ऑफर करना अवॉइड करेंगे। कौन सी चीज अवॉइड करेंगे एज ए नर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। इन्फेंट एज है, क्लैप लिप का रिपेयर का सर्जरी हुआ है, तो सकिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, क्या नहीं होनी चाहिए, सकिंग। पोस्ट सर्जिकल जो अवॉइड चीज है वो क्या है, सकिंग। अब आप देख लो कि चार चीजों में कौन सी चीज में बच्चा सकिंग कर सकता है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग बिल्कुल सही टारगेट पे जा रहे हैं। बोतल या पेसिफायर अगर आप ऑफर करते हैं तो बोतल या पेसिफायर को बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा। और क्लैप लिप का बच्चा अगर उस चीज को सक करता है, अगर बच्चा उस चीज को क्या करता है, सक करता है पेसिफायर को, बोतल को, तो सकिंग वहां पे परमिट ही नहीं है। अगर आप सकिंग कराते हैं तो उसकी स्विच लाइन ब्रेक हो जाएगी, जो आपने क्लैप लिप प्रिपेयर किया था उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। होल्डिंग द इन्फेंट इन क्रेडल्स और इन द आर्म जो है, और मोबाइल प्रोवाइड करना या स्टेराइल वाटर जो है उस बच्चे को ऑफर करना, ये प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो ए सी और डी जो है तीनों ही खोटे जवाब है।
क्योंकि ये बच्चे में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो शक करता है, पेसिफायर उसको अपन देते हैं, तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है। क्लेफ्ट लिप रिपेयर जो है वो बच्चे में आपने किया है, तो उसको पेसिफायर आप कभी भी ऑफर ना करें। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। देखिएगा, सर्जरी से पहले ये पेसिफायर देते हैं हम बच्चे को, ताकि उसमें साइकोसेक्सुअल और साइकोसोशल डेवलपमेंट हो। लेकिन सर्जरी के बाद में ये नहीं देना है, सूचर लाइन को इंटैक्ट रखने के लिए। तो इन दोनों बातों में फर्क है, इनको आपको याद रखना है कि सर्जरी से पहले तो देते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद में ये आपको नहीं देना होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। फिजिशियन ने ऑर्डर किया एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल इसोफेजियल वेरिसेज के लिए। मरीज को प्रॉब्लम हुई है इसोफेजियल वेरिसेज, और उस मरीज को आपने क्या ऑर्डर किया? 500 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन कैप्सूल जो है वो ऑर्डर किया। क्वेश्चन पूछ रहा है द नर्स कैन बेस्ट केयर फॉर द क्लाइंट नीड बाय। क्लाइंट की जो नीड है उसमें बेस्ट केयर किस तरीके से आप दे सकते हैं? एज ए नर्स जो है, मरीज की जो नीड है उस नीड में बेस्ट केयर आप किस तरीके से दे सकते हैं? आपने क्या उस मरीज को ऑर्डर किया, फिजिशियन ने एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन जो है वो कैप्सूल दिया है, और बीमारी क्या है? उसको इसोफेजियल वेरिसेज है। तो इसोफेजियल वेरिसेज के लिए जब आपने एमोक्सिसिलिन जो दवाई है वो ऑर्डर किया, तो क्या आपका बेस्ट केयर रहेगा? तो उसकी नीड को कैसे फुलफिल करेंगे? गिविंग द मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाटर विद द मेडिकेशन। थर्ड है गिविंग द मेडिकेशन विद एन एंटासिड। और फोर्थ वन है रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन। क्वेश्चन सिंपल है, इसोफेजियल वेरिसेज, एमोक्सिसिलिन, सबसे बेस्ट केयर क्या रहेगा? क्या चीज नीड रहेगी जब आप इसोफेजियल वेरिकेस में एमोक्सिसिलिन दे रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसोफेजियल वेरिसेज में? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जिस मरीज में इसोफेजियल वेरिसेज होता है, जिस मरीज में इसोफेजियल वेरिसेज होता है, इसोफेजियल वेरिसेज वाले मरीज के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है ना? कभी भी मरीज में क्या हो सकती है? स्पॉन्टेनियस क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। इसोफेजियल वेरिसेज वाले मरीज में कभी भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मरीज में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से, लाइक कैप्सूल, टैबलेट, किसी भी वजह से, तो बहुत बड़ी रिस्क है ये कि आप मरीज को इसोफेजियल वेरिसेज है, आपने मरीज को कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम दी, मैकेनिकल दिक्कत की मरीज के अंदर, तो ये मैकेनिकल इंजुरी की वजह से मरीज में स्पॉन्टेनियस क्या हो सकती है? ब्लीडिंग। अगर मरीज को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप एमोक्सिसिलिन ना दो, क्योंकि उसको इसोफेजियल वेरिसेज है और ये मैकेनिकल इंजुरी कर सकता है वहां पे, और मैकेनिकल इंजुरी की वजह से उसको स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब इसकी कोई अल्टरनेट फॉर्म दे दो आप मेडिकेशन की, है ना? आप इसको जो है ओरल फॉर्म में नहीं देके दवाई का कोई अल्टरनेट फॉर्म निकालो, सिरप फॉर्म में दो, किसी भी फॉर्म में दो। तो जो मेडिकेशन है उस मेडिकेशन का क्या निकालो? आप कोई अल्टरनेट रूट निकालो, अल्टरनेट फॉर्म निकालो, और उस फॉर्म में वो दवाई देना आप प्रेफर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, लाइक सस्पेंशन फॉर्म और इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। बी इनकरेक्ट है, क्योंकि बेस्ट मीन जो कारण है यहाँ पे वो है अपने को क्या रोकना है? ब्लीडिंग रोकना है, रप्चर होने से रोकना है। तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो देने का कोई संबंध नहीं है। मेडिकेशन जो आपने ऑर्डर किया वो देने का ऐसा कुछ नहीं है, और मेडिकेशन एंटासिड के साथ दे ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मेडिकेशन की अल्टरनेट फॉर्म जो है वहां पे हमें देनी होती है, मैकेनिकल इंजुरी ना हो, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग ना हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is providing dietary instruction for a client with iron deficiency anemia. Which food is poor source of iron? Dietary instruction दे रहे हो आप क्लाइंट को जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। कौन सा फूड जो है वो पुअर सोर्स है आयरन का? आयरन का पुअर सोर्स यहाँ पे पूछा है आपको। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मरीज को ऑलरेडी है, उसको आप क्या दे रहे हो? डाइटरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। मरीज को क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और उस मरीज को आप दे क्या रहे हो? डाइटरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। सवाल ने पूछा है कौन सा फूड सोर्स जो है वो पुअर सोर्स है आयरन का? आयरन का सबसे पुअर सोर्स है, जिसमें आयरन कम होता है, वो कौन सा सोर्स है? ऑप्शन है टोमेटो, लेग्यूम, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पुअर सोर्स कौन सा है आयरन का? पुअर सोर्स ऑफ आयरन, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। डाइटरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है क्लाइंट को, पुअर सोर्स पूछा है आयरन का, कौन सा है? टोमेटो, लेग्यूम्स, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना? ए जो लाल दिखता है उसमें आयरन ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, ये टोमेटो प्रूव करता है। टोमेटो लाल होता है लेकिन उसमें आयरन जो है वो नहीं होता है। पुअर सोर्स है आयरन का है टोमेटो। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आयरन का पुअर सोर्स है। एक्सीलेंट सोर्स जो है टोमेटो विटामिन सी का है।
टोमेटो में क्या होता है, विटामिन सी होता है। टोमेटो में क्या चीज ज्यादा होती है, विटामिन सी ज्यादा होता है। विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स है, लेकिन ये किसका पुअर सोर्स है, ये आयरन का पुअर सोर्स है, लेकिन एक्सीलेंट सोर्स है। और किसका एक्सीलेंट सोर्स है, ये विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स है। टोमेटो इसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोमेटो के अलावा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेज्यूम, ड्राइड फ्रूट्स और नट्स जो है, ये गुड सोर्स है आयरन के। ये पुअर सोर्स नहीं है, गुड सोर्स है आयरन के। तो ये आयरन के गुड सोर्स है, लेकिन टोमेटो जो है वो आयरन का पुअर सोर्स यहाँ पे कहलाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is teaching a client with Parkinson's disease way to prevent curvature of the spine associated with the disease. पार्किंसंस बीमारी है मरीज को, और उसको आप टीच कर रहे हैं। पार्किंसंस डिजीज है, उसको टीचिंग दे रहे हैं। ये समझा रहे हैं कि कैसे प्रिवेंट करते हैं कर्वेचर ऑफ स्पाइन जो कि एसोसिएटेड है डिजीज के साथ में। टू प्रिवेंट स्पाइनल फ्लेक्शन द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू, स्पाइनल फ्लेक्शन को वहां पे आपको प्रिवेंट करना है ना। आप एज ए नर्स टीच कर रहे हैं, पार्किंसोनिज्म वाला मरीज है, क्या समझाना चाहते हैं उसको कि कर्वेचर ऑफ द स्पाइन जो है डिजीज के साथ में जो एसोसिएटेड है उसको प्रिवेंट करना है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्पाइनल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या उस मरीज को समझाएंगे। टू प्रिवेंट स्पाइनल फ्लेक्शन द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू, क्या समझाएंगे उसको, पीरियोडिकली लाई प्रोन विदाउट ए नेक पिलो, sleep only in dorsal recommended position, rest in supine position with his head elevated, sleep on either side but keep his back straight। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। स्पाइनल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करना है आपको, कर्वेचर के बारे में बता रहे हैं, पार्किंसंस डिजीज का मरीज है, कर्वेचर ऑफ स्पाइन से एसोसिएटेड डिजीज जो है उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टीचिंग क्या रहेगी, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। कर्वेचर ऑफ स्पाइन, पीरियोडिकली लाई ऑन प्रोन पोजीशन विदाउट ए नेक पिलो, sleep only in dorsal recommended position, rest in supine position with his head elevated, sleep on either side but keep his back straight। देखिएगा, पार्किंसंस डिजीज का जो पेशेंट होता है उसको हम प्रोन पोजीशन में लाई डाउन करने का कहते हैं, है ना। विदाउट ए पिलो जो है मरीज पीरियडिकली लाई करे प्रोन पोजीशन में विदाउट ए नेक पिलो, बिना नेक पिलो के मरीज जो है वो पीरियडिकली किस पोजीशन में लेटे, प्रोन पोजीशन के अंदर। अगर पार्किंसंस का मरीज बिना पिलो के प्रोन पोजीशन के अंदर लेटता है तो इससे क्या प्रिवेंट होएगा, फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है पार्किंसंस वाले मरीज के अंदर। तो पीरियडिकली लाइंग इन प्रोन पोजीशन विदाउट ए पिलो जो है वो हेल्प करेगा प्रिवेंशन ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, और ये पार्किंसोनिज वाले मरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बी सी और डी तीनों ही खोटा जवाब है। बी सी और बी सी जो है जो फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन जो है वो नहीं वो है नहीं हो पाएगा और रोक पाएगा। और डी जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन चेंजेस जो है स्लीप के दौरान पॉसिबल ही नहीं है कि स्लीप के समय वो राइट आइदर साइड बट कीप इट बैक, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भी खोटा जवाब है। तो बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि आप पीरियडिकली लाई करें मरीज को प्रोन पोजीशन में बिना नेक पिलो के, ये सबसे बेस्ट उसके लिए तरीका रहेगा। तो ए करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is planning dietary changes for a client following a episode of pancreatitis। pancreatitis का एपिसोड हुआ है, उसके बाद में डाइटरी चेंजेज आप वहां पे प्लान कर रहे हैं। कौन सी डाइट जो है वो सुटेबल है फॉर द क्लाइंट, इस क्लाइंट के लिए कौन सी डाइट सुटेबल है। पेनक्रेटाइटिस का मरीज है, उसमें डाइटरी चेंजेज आप प्लान कर रहे हैं, उस मरीज के लिए कौन सी डाइट सुटेबल है। लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी, लो फैट, हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, सबसे सुटेबल डाइट कौन सी है। पेनक्रेटाइटिस का मरीज है, डाइटरी प्लान आप उस मरीज के लिए कर रहे हैं, सवाल ने पूछा है उसके लिए सबसे सुटेबल डाइट आप बताओ, विच इज द सुटेबल डाइट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेनक्रेटाइटिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एपिसोड ऑफ पेनक्रेटाइटिस है, सुटेबल डाइट यहाँ पे पूछा है। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है और बिल्कुल सही। पेनक्रेटाइटिस जो पेशेंट है उसके अंदर रिकवरी पीरियड के दौरान जो डाइट की नीड रहती है वो हाई कैलोरी और लो फैट डाइट देनी होती है ना। कैलोरी आप ज्यादा दो और फैट उसको कम दो। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाई कैलोरी और लो फैट डाइट, ये सबसे अच्छा डाइटरी मैनेजमेंट है पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट के अंदर। ए सी और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इंक्रीज कर देते हैं डिस्कम्फर्ट को। लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फैट या लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट, ये डिस्कम्फर्ट बढ़ाते हैं।
तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। पैनक्रेटाइटिस का एपिसोड अगर पेशेंट में है और डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको करना है तो कैलोरी को बढ़ाओ और फैट को क्या कर दो, कम कर दो। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with hypothyroidism frequently complain of feeling cold। मरीज जो है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म वो डिजीज होती है जिसमें थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। T3 और T4 हार्मोन की बॉडी में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। TSH का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ावा देखने को मिलता है। कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। T3 T4 क्या होते हैं, कम। TSH क्या होता है, ज्यादा। कोल्ड वाली फीलिंग हो रही है, फीलिंग ऑफ कोल्ड। The nurse to tell the client that she will be more comfortable if she, वो ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है अगर वो ऐसा करे। तो क्या ऐसा करेगा मरीज कि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। मरीज हाइपोथायरॉयडिज्म का है, फ्रीक्वेंटली कंप्लेन कर रहा है फीलिंग ऑफ कोल्ड। आज एज ए नर्स क्या उसको बताएंगे कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है ये चीज करके। यूजेज एन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एट नाइट, ड्रेसेज इन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग, अप्लाइज ए हीटिंग पैड ऑन हर फीट, टेक्स ए हॉट बाथ मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्या चीज करके मरीज जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, उसको कोल्ड वाली फीलिंग। हाइपोथायरॉयडिज्म का मरीज है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो T3 T4 की कमी होती है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हीट का जनरेशन नहीं होगा तो मरीज को ठंड ज्यादा लगती है। अब जब ठंड ज्यादा लगती है तो हमारे पास में क्या उपाय है, आप है ना ठंड को मिनिमाइज करने का उपाय क्या है आपके पास में। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट नाइट में पहनेगा, एक्स्ट्रा लेयर करेगा कपड़ों की, हीटिंग पैड काम में लेगा पाँव में, या हॉट बाथ मॉर्निंग और इवनिंग लेगा। तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है, जो सबसे कंफर्टेबल तरीका है, मोर कंफर्टेबल करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही होता है कि जब भी ठंड लगे तो दो दो कपड़े पहन लो, तो ड्रेस कराओ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लॉथ। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस भी लोगों ने लिखा बहुत बढ़िया। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लॉथ अगर आप वहां पे काम में लेते हैं तो उससे मरीज जो है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज के अंदर जो है ठंड लगना उसको कम हो जाता है या उसके कंफर्टेबल हो जाता है मरीज ज्यादा, है ना। डिक्रीज सेंसेशन और डिक्रीज अलर्टनेस जो है वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीज के अंदर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट काम में लेते हैं, हीटिंग पैड काम में लेते हैं या हॉट बाथ कराते हैं तो उससे मरीज में बर्न होने की संभावना होती है। जब मरीज को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, T3 हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो इस मरीज में जो सेंसेशन है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है और उसकी वजह से बर्न की संभावना होती है। तो बर्न ना हो मरीज में, इसका ध्यान रखना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी रहेगा। ए, सी और डी तीनों ही क्या रहेंगे, खोटे जवाब रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client has been hospitalized with a diagnosis of laryngeal cancer. Which factor is most significant in the development of laryngeal cancer? मरीज हॉस्पिटलाइज हुआ है, डायग्नोसिस बना है लेरिंजियल कैंसर। मरीज का डायग्नोसिस क्या है, लेरिंजियल कैंसर। क्वेश्चन ने पूछा कौन सा फैक्टर जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेरिंजियल कैंसर के डेवलपमेंट के अंदर। मतलब लेरिंजियल कैंसर क्यों बना मरीज को, उसके लिए सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है, क्या कारण था मरीज में लेरिंजियल कैंसर बनने का। फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री है उसकी लेरिंजियल कैंसर की, क्रॉनिक इनहेलेशन कर रहा है नॉक्सियस फ्यूम्स का, फ्रीक्वेंट स्टेनिंग कर रहा है वोकल कॉर्ड को, या हिस्ट्री है अल्कोहल और टोबैको यूज की। क्वेश्चन ने पूछा है एक मरीज है हॉस्पिटलाइज हुआ है, लेरिंजियल कैंसर उसका डायग्नोसिस है, कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेरिंजियल कैंसर के डेवलपमेंट के अंदर। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। लेरिंजियल कैंसर का फैमिली हिस्ट्री होना, क्रॉनिक इनहेलेशन होना, या फ्रीक्वेंट स्टेनिंग होना, या अल्कोहल और टोबैको की हिस्ट्री होना। क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस कैंसर के डेवलप होने के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिस्ट्री जो है फ्रीक्वेंट हिस्ट्री, अल्कोहल और टोबैको यूज अगर मरीज कर रहा है इसकी हिस्ट्री है, ये सबसे मोटा कारण है। तंबाकू, पान बार, पान मसाला, लेरिंजियल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। टोबैको, अल्कोहल की हिस्ट्री लेरिंजियल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेरिंजियल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है फ्रीक्वेंट अल्कोहल टोबैको यूज का। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है लेरिंज के कैंसर के डेवलप होने का, है कि नहीं है ना। टोबैको, पान बार, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी ये सब्सटेंस है ये लेरिंजियल कैंसर कोज करते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है ना। ये फैक्टर जो है वो लेरिंजियल कैंसर डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। मतलब आप अगर लेरिंजियल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या क्रॉनिक इनहेलेशन कर रहे हैं फ्यूम्स का या स्टेनिंग कर रहे हैं, लेरिंजियल कैंसर इनसे हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा है क्वेश्चन ने। एक जो वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो उसके हिसाब से तो ये नहीं है साहब, ए, बी और सी नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी, सी तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
The nurse is completing an assessment history of a client with pernicious anemia. Which complaint differentiate pernicious anemia from other type of anemia? ना आप कंप्लीट कर रहे हैं असेसमेंट हिस्ट्री और मरीज को जो है पर्निशियस एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी कंप्लेन जो है वो डिफरेंशिएट करती है पर्निशियस एनीमिया को दूसरे तरह के एनीमिया से? मतलब इनमें से कोई एक कंप्लेन है मरीज का जो उसको डिफरेंशिएट करती है पर्निशियस एनीमिया से दूसरे एनीमिया को। तो ऐसी क्या कंप्लेन है? फर्स्ट है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आफ्टर एक्सर्शन, numbness and tingling in the extremities, a faster than usual heart rate, feeling of light headedness। चार सिम्टम यहाँ पे मरीज बता रहे हैं। एक डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में एक्सर्शन में, इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, डिस्निया ऑन एक्सर्शन कह सकते हैं, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, एक्सर्शन के दौरान उसको सांस में दिक्कत हो रही है। नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है एक्सट्रीमिटीज के अंदर, बी ऑप्शन में। सी कह रहा है टेकिकार्डिया, हार्ट रेट फास्ट है, इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया उसको हो रहा है। या उसमें लाइट हेडनेस की फीलिंग आ रही है। कौन सा आंसर करेक्ट है? जो पर्निशियस एनीमिया को दूसरे तरह के एनीमिया से डिफरेंशिएट कर रहा है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, वेरी गुड। देखिएगा, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है, जो कि पर्निशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाला एनीमिया पर्निशियस एनीमिया होता है और उसकी वजह से नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है एक्सट्रीमिटीज के अंदर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और यही क्वेश्चन ने पूछा था हमें, पर्निशियस एनीमिया को दूसरे एनीमिया से क्या करना, डिफरेंशिएट करना, है ना। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, सी में जो टेकिकार्डिया है, या लाइट हेडनेस जो डी के अंदर लिखा हुआ है, ये तीनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये अदर बाकी वाले एनीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं, या सारी एनीमिया में होता है ना। बॉडी में किसी भी तरह का एनीमिया हो तो डिस्नी ऑन एक्सर्शन होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगी, लाइट हेडनेस होगा, तो ये तीनों ही चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन पर्निशियस एनीमिया में स्पेसिफिक बात हमें क्या देखने को मिली कि पर्निशियस एनीमिया जो बीमारी होती है उसके अंदर मरीज में नमनेस, डिक्रीज सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो एक्सट्रीमिटीज में फेल आउट होंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया। Next, the chart of a client with schizophrenia states that the client has echolalia. The nurse can expect the client to, क्या क्वेश्चन है पूछा है, जो चार्ट है क्लाइंट का उसके अंदर सिजोफ्रेनिया स्टेट हो रहा है, कि मरीज जो है उसको क्या हो रहा है, इकोलेलिया हो रहा है। जो चार्ट है क्लाइंट का विद सिजोफ्रेनिया के मरीज का, वो स्टेट करता है कि मरीज को क्या है, इकोलेलिया है। तो नर्स एक्सपेक्ट करती है, द नर्स कैन एक्सपेक्ट द क्लाइंट, क्या उस क्लाइंट के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे आप? मरीज सिजोफ्रेनिया है और उस सिजोफ्रेनिया वाले मरीज में इकोलेलिया हो रहा है, उसके चार्ट में लिखा हुआ मरीज को इकोलेलिया हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका मरीज सिजोफ्रेनिक है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें माइंड की स्प्लिटिंग हो जाती है, मरीज का जो माइंड है वो उसमें दरार हो जाती है, ऐसा अपन कहते हैं, है ना। वैसे माइंड जो है वो एक इमेजिन चीज है, अपने ब्रेन के अंदर माइंड होता है पर किसी ने देखा नहीं है, और उसके अंदर दरार देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे नहीं दिखती है, मरीज के बिहेवियर से पता चलती है कि उसके माइंड में दरार हो गई है, इसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया वाले मरीज में इकोलेलिया देखने को मिल रहा है। तो इकोलेलिया अगर है तो क्या मतलब है इकोलेलिया का? स्पीक यूजिंग वर्ड्स दैट राइम, रिपीट वर्ड और फ्रेजेज यूज बाय अदर्स, इंक्लूड इररिलेवेंट डिटेल इन कन्वर्जेशन, मेकअप न्यू वर्ड्स विद न्यू मीनिंग। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इकोलेलिया का क्या मतलब है? मरीज वर्ड्स बोलता है राइम के साथ में, वर्ड्स को फ्रेजेस को रिपीट करता है दूसरे की, या इरिलीवेंट डिटेल करता है कन्वर्जन की, या नए वर्ड जो है मरीज मेकअप करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ इकोलेलिया? इकोलेलिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। इकोलेलिया का यहाँ पे क्या मतलब होता है? इकोलेलिया का मतलब है कि रिपीट करना वर्ड्स और फ्रेजेज यूज बाय अदर्स, किसी और के द्वारा यूज की जाने वाली वर्ड्स या फ्रेजेज को क्या करना, रिपीट करना, इकोलेलिया कहता है ना, इकोलेलिया। किसी भी दूसरे की वर्ड और फ्रेजेस को रिपीट करना इकोलेलिया कहलाता है। ए इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है कि स्पीक यूजिंग वर्ड्स दैट इन राइम, तो राइम में जो वर्ड बोलते हैं उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं? क्लैंग एसोसिएशन। बहुत बढ़िया, इसके लिए क्या काम में लेते हैं? क्लैंग एसोसिएशन। तो ये वर्ड किससे संबंधित है? क्लैंग एसोसिएशन से संबंधित है। इररिलेवेंट डिटेल इन कन्वर्जन, जो ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है, इररिलेवेंट डिटेल जब आप बोलते हैं इसको सर्कमस्टेंशियलिटी कहते हैं, मतलब जो पॉइंट पूछा है वो नहीं बता के उसके आसपास घुमाना, सर्कमस्टेंशियलिटी कहलाता है ना। जब जो जो चीज पूछी है वो नहीं बता के आसपास घुमाना, इररिलेवेंट कन्वर्जन करना और बहुत डिटेल से करना, सर्कमस्टेंशियलिटी कहलाता है। तो ये सी ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि कई मरीजों को पूछा जाए कि भाई आपने सुबह नाश्ता क्या किया, तो वो पूरे दिन का घटनाक्रम सुना देगा लेकिन नाश्ता क्या किया वो नहीं बताएगा, उसके आसपास घुमाता रहता है, इररिलेवेंट डिटेल बताता है, ये सर्कमस्टेंशियलिटी है।
और लास्ट है मेकअप न्यू वर्ड्स विद ए न्यू मीनिंग, नए मीनिंग के साथ में नए वर्ड को मैक करना, डी ऑप्शन में नियोलॉजिज्म कहलाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? नियोलॉजिज्म। तो ये नियोलॉजिज्म कहलाता है साहब। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं हो सकता जवाब। क्लैंग एसोसिएशन, राइम में इस वर्ड बोलना, सर्कमस्टेंशियलिटी, इररिलेवेंट कन्वर्जन करना, और नियोलॉजिज्म, नए वर्ड नए मीनिंग वाले वर्ड बोलना, तो ये खोटे जवाब है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, कि आप रिपीट करते हैं किसी वर्ड और फ्रेजेस को किसी दूसरे के, तो इसको इक्का ले लिया के नाम से हम जानते हैं। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखाइए सारथीपन, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इंसान बने, बढ़िया करें और दूसरों की मदद करना सीखें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।